एक बात अक्सर कही जाती है कि जब बेटा बराबर का हो जाए तो उसके बाद उसे दोस्तों जैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर जब बाप जो होता है वो बेटे से दोस्तों जैसा व्यवहार करता है और उसे कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो बेटे को वो बातें बुरी लगा करती हैं और वो पिता को पूरी तरह से हल्के में ले लेता है। ऐसा ही कुछ आज की इस कहानी में देखने को आपको मिलेगा, जहां पर एक बेटे ने अपने पिता को पूरी तरह से हल्के में लिया, लेकिन जब उसी बेटे पर मुसीबत आती है तो वही पिता उसके इतना काम आता है कि उसके बाद वह पूरी तरह से सीधा हो जाता है और अपने पिता की हर छोटी बड़ी बात को अच्छी तरह से माना करता है। क्या हुआ था ऐसा, जो बेटा अपने पिता की किसी भी बात को नहीं माना करता था वो अचानक से मानने लगता है। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और एक उनका लड़का है। पिता का नाम राजकिशोर होता है और बेटे का नाम पुनीत होता है। पुनीत माता पिता की इकलौती संतान है और पिता सरकारी टीचर हैं। तो यहाँ पर जो पुनीत होता है वह बड़े ही लाड़ चाव से पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ही संतान की है ताकि उसकी अच्छी तरह से देखरेख कर सके और वो अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो बेटा पुनीत होता है वह जवानी की दहलीज पर कदम रखता है और उसके बाद यहाँ पर वह अपने लाड़ चाव की वजह से इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि वह अपने पिता और माता की बात बिल्कुल भी नहीं सुना करता है। एक कारण यह भी था दोस्तों कि पिता अगर कभी उसे धमकाने के लिए हुआ करता तो मां सामने खड़ी हो जाया करती और कहा करती कि 10-12 बच्चे नहीं है हम पर, एक ही बच्चा है तो इस बच्चे को हम अच्छी तरह से पालेंगे, कोई बात नहीं, बच्चा है अभी समझ जाएगा। तो इन बातों का बेटे पर अलग ही तरह का इफेक्ट पड़ता है और बेटा इन बातों को सोच सुनकर अपने पिता को हल्के में ले लेता है। सोचता कि पिताजी तो मां के कहे से ही चुप हो जाया करते हैं तो इनकी तो टेंशन लेनी ही क्या, और उसके बाद वह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। उम्र से पहले वो अपने पिता से फोन के लिए डिमांड करता है। पिता मना भी करता है, कहता है कि नहीं बेटा फोन नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है वो जिद करके अपने बेटे को फोन दिला देती है। अब बेटे के पास एंड्रॉयड फोन आ गया था और उसके बाद यहाँ पर बेटे के कुछ दोस्त भी होते हैं। तो एक दिन की बात होती है, रात के समय उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आता है और कहता है कि भाई मेरी बर्थडे पार्टी है और तुझे चलना होगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसका पिता राजकिशोर होता है वह उससे मना करने लगता है। कहता है कि बेटा नहीं, इतनी रात में नहीं जाया करते, अगर पार्टी करनी थी तो दिन के समय में कर लेते, रात में कौन सी पार्टी हुआ करती है। लेकिन यहाँ पर बेटा जिद करता है और इसी जिद के चलते उसकी जो माँ होती है वो उसे उसके साथ जाने के लिए भेज देती है। यहाँ पर जब बेटा पार्टी करके वापस लौटता है तो उसके बाद पिता उसे अपने पास बिठाता है और उससे कहता है कि बेटा देखो, जब बच्चे जवान हो जाया करते हैं ना तो कहा जाता है कि बाप को उनके दोस्त के जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो तेरा दोस्त होने के नाते तुझे समझा रहा हूं कि ऐसे दोस्त मत पाल जो रात के समय तुम्हें ले जाते हैं और इस तरह की उल जलूल हरकतों में तुम्हें शामिल करते हैं। दरअसल रात के समय जो पार्टी हुई थी उस पार्टी के अंदर ये लड़का थोड़ा बहुत ड्रिंक करके आया था और इसी वजह से पिता उसे समझा रहा था। अब फिलहाल उसकी गलती थी और इस गलती की वजह से यहाँ पर जो माँ होती है वह भी उससे नाराज थी, तो इसी वजह से वह चुपचाप इन बातों को सुन तो लेता है, लेकिन बेटे पर इन बातों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद से तो अब उसके दोस्त रोज के रोज आने लगते हैं और रोज के रोज उसे अपने साथ ले जाया करते। यहाँ पर पिता जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो माँ उसकी ओर ले लिया करती है और कहा करती कि एक ही तो बेटा है, 10-12 बच्चे नहीं है हमारे और इसको आराम से जिंदगी जीने दो, तुम पर इस बात का क्या फर्क पड़ता है। इन बातों को सुनकर यहाँ पर जो पिता होता है वह चुप तो रह जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने बेटे की चिंता खाई जा रही है, क्योंकि आज का जो समय है उस समय के हिसाब से ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बच्चे ऐसे षड्यंत्र में फंस जाया करते हैं जिस षड्यंत्र से निकल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। बेटे को पॉकेट मनी मिला करती और उस पॉकेट मनी से वो खूब सारा एंजॉय किया करता, लेकिन तभी धीरे धीरे जब समय बीतता है तो समय के साथ साथ बेटा सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा एक्टिव रहने लगता है और तभी सोशल मीडिया के थ्रू उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जिस लड़की का नाम होता है संजना। अब चूंकि इनका गांव बिहार के पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूर था और वो लड़की अपने आप को पटना की रहने वाली बता रही थी और कह रही थी कि फिलहाल मैं कहीं बाहर हूं। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों की बातचीत स्टार्ट होती है और धीरे धीरे इनकी बातों को लगभग 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। 10-15 दिन के अंदर दोनों एक दूसरे से सभी तरह की बातें कर लेते हैं और बातचीत करने के बाद यहाँ पर 15 दिन बाद वो जो लड़की होती है वो एकदम से इससे कहने लगती है कि अब मैं पटना में आ गई हूँ, अगर तुम्हें मिलना है तो बेशक से आ जाओ।
अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बेटा पुनीत होता है वह उससे मिलने का तय करता है और अपने घर से अपनी माँ से कुछ पैसे लेता है और पैसे लेकर अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर सीधा वहां से बिहार के पटना में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद सबसे पहले एक होटल पर बैठते हैं और जैसे ही यहाँ पर पुनीत जो होता है वो पहली बार संजना को देखता है तो देखने के बाद एकदम से खुश हो जाता है, क्योंकि संजना जितना फोटो में दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद यहाँ पर जो पुनीत होता है कुछ देर तक वहां पर उससे बात करता है और बातचीत करने के बाद संजना के पास अचानक से फोन आता है और उस फोन को सुनने के लिए वह वहां से उठकर थोड़ी दूर चली जाती है और जैसे ही उस फोन को सुनकर वापस लौटती है तो उसके बाद पुनीत से कहने लगती है कि चलो ना घर चलते हैं, घर पर कोई भी नहीं है, घर वालों का फोन आया था, वो अभी के अभी कहीं चले गए हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पुनीत होता है वह भी एकदम से खुश हो जाता है कि मानो उसे मन की मुराद मिल गई हो और उसके बाद वह अपने उस दोस्त के साथ सीधा उस लड़की को लेकर उस जगह पर चला जाता है जहां के लिए उस लड़की ने बोला था। वो लड़की उन्हें लेकर पटना की एक कॉलोनी के अंदर चली जाती है और उस कॉलोनी के अंदर बहुत ही गहरा घर था जिसके आसपास के घरों में शायद किराएदार ही रहा करते थे। लड़की संजना उन दोनों को वहां पर ले जाती है और दोनों के दोनों बाइक को बाहर खड़ी करते हैं और उसके बाद उस घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पर जाते हैं तो ये लड़की जो संजना होती है वह पुनीत के दोस्त से कहने लगती है कि ऐसा करो, तुम बाहर से कुछ खाने पीने के लिए ले आओ, बियर वगैरह ले आओ, बियर पियेंगे और उसके बाद यहीं पर बातचीत करेंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पुनीत होता है वह अपने दोस्त को इशारा करता है और उसके बाद दोस्त भी बाइक लेकर वहां से बियर लेने के लिए चला जाता है और कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए गया था। अब घर के अंदर केवल संजना और पुनीत रह गए थे और कोई उस घर के अंदर नहीं था। तो यहाँ पर ये दोनों थोड़ी देर तक बातचीत ही कर रहे थे, लेकिन उतनी देर में फिर से संजना अपना फोन निकालती और कहती है कि मैं अभी के अभी छोटा सा एक फोन करके आती हूं और उसके बाद बातचीत करेंगे। ऐसा कहकर जो संजना होती है वो बाहर आंगन में जाती है और अपने फोन से किसी से बात करके वापस से वहीं पर आकर बैठ जाती है। जैसे वो लोग दोबारा से बात करने लगते हैं तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे दस्तक होती है तो यहां पर संजना जो होती है वो घबराने की एक्टिंग करने लगती है। इसके बाद यहां पर जो पुनीत होता है वह भी घबरा जाता है, क्योंकि वह अपने घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और यहां पर यह सब कुछ उसके साथ हो रहा है। इसके बाद जो पुनीत होता है वह संजना से कहता है कि पूछो तो सही कौन है, तुम्हारा कुछ जानने वाला ही होगा जो दरवाजा खटखटा रहा है। तो उसके बाद जो संजना होती है वह दरवाजे पर जाती है और जैसे दरवाजा खोलती है तो सामने 2 लड़के खड़े हुए थे। अब उन लड़कों को देखते ही यहाँ पर संजना कहने लगती है कि भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो पुनीत होता है उसकी पतलून गीली हो जाती है और इसके बाद जो दोनों लड़के घर के बाहर खड़े हुए थे वो एकदम से घर के अंदर आते हैं और यहाँ पर जैसे पुनीत को देखते हैं तो उस लड़की संजना को बुरी बुरी गाली देने लगते हैं और कहते हैं कि तू ये गुल खिला रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई, अगर घर वाले बाहर हैं तो तू ऐसा करेगी। यहाँ पर जो पुनीत होता है उसकी पतलून गीली हो जाती है और उनमें से एक लड़का जाकर पुनीत पर बुरी तरह से पिटाई लगा देता है। इसके बाद यहाँ पर जब ये सब कुछ होने लगता है तो जो पुनीत होता है उनसे रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि छोड़ दो, एक बार गलती हो गई, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो वो लड़के कहते हैं कि ठीक है छोड़ तो देंगे, लेकिन जो कुछ तुमने किया है उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पुनीत होता है वह कहता है कि क्या मतलब आपका। तो वो कहने लगते हैं कि देखो तुमने जो कुछ भी किया है उस बात को छुपाने के लिए हमें 1 लाख रुपए चाहिए, 50,000 इसके और 50,000 मेरे, और उसके बाद हम इस बात को यहीं पर छुपा देंगे और तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाना। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पुनीत होता है वो कहता है कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन फिर से वो लोग उसे धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुम्हें पुलिस में पकड़वा देंगे और फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। इस बात को सुनकर संजना रोने लगती है और उसके बाद पुलिस से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम दे दो ना, मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगी और कैसे भी करके फिलहाल इस बात को यहीं पर दबा दो। इसके बाद यहाँ पर जो पुनीत होता है वह अपने उस दोस्त के पास फोन करता है और उसे बताता है कि यार ऐसे ऐसे हो गया है और तू फौरन से यहाँ पर आ जा। लेकिन दोस्त इस बात को सुनते ही कि जब उसका दोस्त पकड़ा गया है वो चुपचाप वहीं से दबे पांव वापस निकल जाता है, क्योंकि बाइक भी उसकी थी और उसके पास ना तो कोई पैसे थे और वो कैसे भी इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला था। अब जब यहाँ पर वो दोस्त निकल जाता है और दोबारा से पुनीत उसके पास फोन करता है और बार बार फोन करने के बाद वो फोन नहीं उठाता है तो यहाँ पर उसे महसूस हो जाता है कि उसका दोस्त उसे धोखा देकर चला गया है। इसके बाद जो पुनीत होता है वो अपने कई दोस्तों के पास फोन मिलाता है जिन दोस्तों के ऊपर वो पैसा लौटाया करता था और उनके साथ ढेर सारी मस्ती किया करता था, लेकिन सभी दोस्त उससे पल्ला झाड़ लेते हैं ये कहकर कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद वो लोग जब उस पर दबाव बनाते हैं, कहते हैं कि फौरन से ये काम कर वरना हम लोग पुलिस को फोन कर रहे हैं और फिर देख लेना हमारा इसमें कोई भी खोट नहीं रहेगा।
इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पुनीत होता है वह हार कर अपनी माँ को फोन मिलाता है और अपनी माँ को ये पूरी बात बता देता है। माँ पहले तो इस बात को सुनकर अपने बेटे को धमकाने लगती है, कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन उसके बाद जब बेटा रोने लगता है तो वो कहती है कि चिंता मत कर, मैं तेरे पिता से कहती हूँ और वो अभी के अभी उनके पास पैसे भेज देंगे और तू चिंता मत कर, कैसी भी हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर यहाँ पर जो माँ होती है अपने पति से बात करती है, यानी कि राजकिशोर से बात करती है। और जैसे ही राजकिशोर ये सारी बात सुनता है तो एकदम से चिंता में आ जाता है और पूछने लगता है कि वो कहाँ है फिलहाल, ये बताओ मुझे। तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वह बताती है कि वह पटना की किसी कॉलोनी में है और वह ऐसे ऐसे बता रहा था। इसके बाद जो राजकिशोर होता है वह अपने बेटे के पास फोन करता है और उससे कहता है कि इन लोगों से मेरी बात करवाओ। उसके बाद ये लोग उससे बात करते हैं और बातचीत करने के बाद वो लोग बता देते हैं, देखो अपने बेटे के ऊपर अगर कोई केस नहीं चाहते तो फौरन से हमें 1 लाख रुपए दे दो, वरना फिर देख लेना हम लोग पुलिस को बुला रहे हैं और जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेवार खुद रहोगे। तो यहाँ पर राजकिशोर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं और मैं वहीं पर आ रहा हूं, केवल तुम मुझे ये बता दो कि तुम लोग मुझे कहां पर मिलोगे, मैं कैश में पैसे लेकर आ रहा हूं। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो लोग उसे अपना एड्रेस बता देते हैं और जो राजकिशोर होता है वह वहीं से उस फोन को काटने के बाद फौरन से एक फोन मिलाता है और उस फोन को मिलाने के बाद उस फोन पर जो दूसरी तरफ होता है वो उसका ही एक जानने वाला था जो कि बिहार के पटना में ही रहा करता था। वह उसको फोन मिलाकर कहने लगता है कि दोस्त आज मैं बड़ी मुसीबत में हूं और तुम्हारी मुझे जरूरत है। उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि बताओ क्या परेशानी है और जो भी परेशानी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर राजकिशोर कहता है कि देखो मैं घर से पैसे लेकर आ रहा हूं और तुम मुझे पटना के बस स्टैंड पर मिलना और वहीं से हमें एक जगह चलना है। उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि ये तो बताओ बात क्या हुई है और पैसों को लेकर तुम पटना क्यों आ रहे हो, पैसे तो यहीं पर रहेंगे और मैं ही तुम्हें पैसे दे दूंगा, बताओ कितने पैसों की जरूरत है। तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे ना 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो वो कहता है कि देखो कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, और तुम ऐसा करो फौरन से यहां पर आ जाओ और मैं पैसे लेकर यहीं पर तैयार हूं। इस बात को सुनकर जो यहां पर राजकिशोर होता है वह उसकी बात को मानता है और वहां से सीधा पटना के बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। बीच में कई बार उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिर बात तो हुई होगी कुछ, लेकिन वह कुछ भी बात नहीं बताता है क्योंकि उसके बच्चे का मामला था और वह नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से कोई ऐसी बात हो जिसको वो बाद में ये पछताए कि ऐसा हो जाए। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं और उसके बाद तुम्हें सारी बात पता चल जाएगी। उसके बाद यहां पर जो राजकिशोर होता है वह वहां पर पहुंच जाता है और उसका दोस्त प्रमोद जो होता है वह उसे वहीं पर बस स्टैंड पर मिलता है। वह गाड़ी लेकर आया था और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है बाइक को यहीं पर खड़ी कर दो ये बस स्टैंड में ही और उसके साथ मेरे साथ बैठकर चलो। दोनों दोस्त उस गाड़ी में बैठते हैं और बैठने के बाद जो पिता राजकिशोर हो जाता है उसी जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह के लिए कहा था और रास्ते में उसने अपने दोस्त को पूरी बात भी बता दी थी। लेकिन जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद एकदम से जो राजकिशोर का दोस्त प्रमोद होता है वो कहता है कि यार इतनी सी बात थी तो मुझे फोन पर ही बता देता, ऐसा कुछ भी नहीं होने देता मैं, क्योंकि यहां पर इस एरिया में तेरे भाई की थोड़ी बहुत तो चलाई करती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। हालांकि उनकी उम्र लगभग 45 साल थी लेकिन उसके बाद भी ये बात कह रहा था क्योंकि वो राजनीतिक कॉन्टैक्ट का आदमी था तो उसे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जो राजकिशोर होता है वो कहता है कि भाई अगर मेरे बेटे का मामला नहीं होता तो मैं तुझे वहीं से फोन पे बता देता, लेकिन बेटे की बात है, इकलौता बेटा तुझे तो पता है लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है तो कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। और यहाँ पर जैसे वो अंदर जाते हैं तो वहां पर जो लड़का पुनीत होता है वह बैठा हुआ था, साथ में वो लड़की भी बैठी हुई थी और इन दोनों लड़कों ने उन्हें घेर रखा था। इसके बाद यहाँ पर जो राजकिशोर होता है वह उससे पूछने लगता है कि भाई ये बताओ कि क्या किया है मेरे बेटे ने। तो यहाँ पर वे बताते हैं कि हमारे घर के अंदर इस तरह से बंद थे और इन्होंने बहुत गलत किया है। लेकिन तभी राजकिशोर का जो दोस्त प्रमोद होता है वो कहने लगता है कि अच्छा तो भाई ये तुम्हारा घर है। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ ये मेरा घर है और ये हमारी बहन है, मैं इसके मामा का लड़का हूँ। यानी कि जो एक लड़का था वो तो उसे अपनी बहन बता रहा था और दूसरा उसका मामा का लड़का बन रहा था। इस बात को सुनकर जो राजकिशोर का दोस्त होता है प्रमोद वह हंसने लगता है और कहता है कि ये घर तुम्हारा कैसे हो गया, क्योंकि इस घर के मालिक को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं उसके पास फोन मिला देता हूं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दोनों लड़के होते हैं उनकी हवाइयां उड़ जाती हैं और वो कहने लगते हैं कि ये घर तो हमने किराए पर ले रखा है लेकिन हम ही लोग इसके अंदर रहा करते हैं। देखो अगर तुम लोग पैसे दे रहे हो तो ठीक है, वरना मैं पुलिस को फोन कर देता हूं। इसके बाद यहाँ पर जो राजकिशोर होता है वो उन पैसों को उनकी तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी जो प्रमोद होता है वो एकदम से उन पैसों को रोकता है और रोकने के बाद कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो पुलिस को बुला लो और मैं भी थोड़ा बहुत पुलिस को जानता हूं और कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगा जो होगा, तुम बुलाओ पुलिस को।
और ये बताओ कि तुमने इस बच्चे को हाथ तो नहीं लगाया। तो यहाँ पर जो पुनीत होता है वो कहता है कि अंकल इन्होंने मुझे बुरी तरह से पीटा है। तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रमोद होता है वो कहता है कि अब तो पुलिस आकर रहेगी और उसके बाद तुम लोगों को मैं देखता हूं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जब ये लड़की खुद से लेकर आई है तो इसमें बच्चे का क्या दोष है? जब तुम्हारी बहन ये कर रही है तो इसमें इस बच्चे को तुम कैसे फंसा सकते हो? और रही बात इस घर के मालिक की, तो मैं इस घर के मालिक को भी बुला रहा हूं और फिर देखता हूं कि तुम क्या करते हो। तुम्हारी असलियत तो सामने आए और अपने माता पिता को भी बुला लो। इस बात को सुनकर उन लोगों की हवाइयां उड़ जाती हैं और वो लोग पूरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो कैसे भी करके पुलिस से 1 लाख रुपए ऐंठना चाहते थे और इन सभी कामों में जो लड़की संजना होती है वो भी उनके साथ मिली हुई थी। अब वो सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि यहां पर वह उन्हें अपना परिचय दे देता है कि मैं फलाना व्यक्ति हूं और उसके बारे में उन लोगों ने सुन रखा था। वो लोग पटना के नहीं थे, वो लोग पीछे से किसी और शहर के रहने वाले थे और वो इसी तरह से शहरों में जाकर कुछ दिन रहकर और कुछ लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठकर किसी दूसरे शहर में चले जाया करते थे। ये बात सुनकर वो लोग एकदम से हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि अंकल हमें माफ कर दो। लेकिन तभी जो प्रमोद होता है वो कहता है कि नहीं, पुलिस को तो मैं बुलाकर रहूंगा और तुम लोगों का गोगो धंधा इस तरह से नहीं चलने दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो पुनीत का पिता राजकिशोर होता है वो कहने लगता है कि भाई ऐसा मत कर, अगर ऐसा होगा तो मेरे बेटे की बदनामी हो जाएगी और कोई बात नहीं, जब ये माफी मांग रहे हैं तो इन लोगों को जाने दे, मेरे बच्चे की बदनामी तो नहीं होगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसके पिता का दोस्त होता है वो कहता है कि ठीक है, तो तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूं, लेकिन उन लोगों को वार्निंग देता है कि आज के बाद अगर ऐसी कोई बात मुझे सुनने को मिल गई यहां से तो उसके बाद देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ऐसा कहकर वह उनमें काफी ज्यादा फटकार लगाता है और फटकार लगाने के बाद वहां से भेज देता है। इधर यहाँ पर जो पुनीत होता है जिसके ऊपर पिटाई भी लगाई गई थी और अब तक वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, वह जब अपने पिता का ये रुतबा देखता है तो उसके बाद एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगता है। कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं आपकी सारी बातों को हल्के में लेता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए इतना भी कर सकते हो और आपकी वजह से आज मैं सब तरह से बच गया, वरना मैं यही बात सोच रहा था कि अब चारों तरफ ये बात फैल जाएगी और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसके बाद पिता अपने बेटे को उठाता है और उठाने के बाद वहां से घर ले जाता है, लेकिन उसके बाद से जो पुनीत का व्यवहार था वह अपने पिता के लिए पूरी तरह से बदल गया था और उसने अपने वो सारे दोस्त छोड़ दिए थे जिन दोस्तों के ऊपर वो अपने पैसे बर्बाद किया करता था। और वह तो जब भी उसे टाइम मिला करता अपने पिता के पास बैठा करता, उससे बातें किया करता और जैसा पिता बोल दिया करता वैसा ही वो किया करता है। यहाँ पर पूरा परिवार इस बात से बड़ा ही खुश होता है और आज तक भी वो लोग वहां पर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।